हाँ, एक बहुत शानदार टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का कंजक्शन, जो इस साल नया टॉपिक जुड़ा है अपने, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, और इसका बिल्कुल भी लोड नहीं लेना आपको। इस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि सीधा यहाँ छपेगा और यहाँ जो छपेगा वो सीधा बोर्ड के एग्जाम में भी छपेगा और नंबर फुल बटा फुल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कंडीशन बस एक ही है। क्या कंडीशन है बताओ? वो एक ही है कि 1 सेकंड भी आपको वीडियो को या क्लास को मतलब स्किप नहीं करना है, मतलब मेरे साथ में हर सेकंड बने रहना है। ठीक है ना, हर सेकंड विथ एग्जाम्पल बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है ना। बस कंजक्शन बेसिकली होते क्या है, अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। अपन नरेशन जब पढ़ते हैं ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, इफ या दैट लगाते हैं बीच में। कंजक्शन मतलब एक ऐसा वर्ड, कंजक्शन जो है वो एक ऐसा शब्द यानी वर्ड होता है जो कोई 2 सेंटेंसेस को या कोई 2 क्लोज को या 2 फ्रेज को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे जैसे बीच में एंड हो गया। ठीक है ना भाई, एंड से कोई 2 सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते हैं। फिर आपके में कह दिया कि सो और देट हो गया। ठीक है, आइदर और हो गया, है ना, आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, ये ना, यानी कि ये सब नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया। मतलब ये चीज़ें हैं जिनसे मतलब कोई 2 सेंटेंस या फिर कोई 2 वाक्य आपस में जुड़ते हैं। ये सब अपन पढ़ेंगे आज, है ना। एंड अलग होता है, एक एंड और बोथ भी होता है साथ में। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं जिसको अपन बिल्कुल इजी वे में पढ़ेंगे। आपको हेडिंग लगानी है कंजक्शन। मैं पहले कुछ सेंटेंस लेता हूँ, जो बोर्ड के एग्जाम में कैसे सेंटेंस आएंगे वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे इस हिसाब से ये पूरा खाका है, इस हिसाब से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक सेंटेंस दे देगा कि राम इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश एंड श्याम इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, और बीच आगे क्या लिखा हुआ है कि एंड भरो, ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एंड भरो। अब आपको भरना है कि एंड आएगा कहाँ पर। तो सेंटेंस को पढ़ा कि राम इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, श्याम इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, तो दोनों ही टीचर इंग्लिश के हैं, तो राम एंड लग गया, श्याम आर्ट, मतलब ये सब चीज़ जानेंगे। अभी मैंने सिर्फ सेंटेंस लिए हैं ना, सब के बारे में एक एक नस चेक करने वाले हैं। ठीक है ना, बस मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है कि इस हिसाब से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो एंड वहाँ पर लगाया, ऐसे ही आइदर और लगाया, नाइदर एज वेल एज लगाया। ये क्या लगा रहे हैं अपन, ये कैसे आ रहे हैं? ब्रैकेट में लिखा रहेगा, अपन को उसमें भरना है, लेकिन कहाँ भरना है, कैसे भरना है, कहाँ पर आइदर भरा, यहीं क्यों भरा, यहाँ क्यों नहीं भरा, शुरुआत में क्यों नहीं भरा, ये सब अपन को जानना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। ये मैंने 3 सेंटेंस तो बस ऐसे आपको एक झलक दिखाई है कि बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। ठीक है ना। अब आप हेडिंग कंजक्शन लगा के नंबर 1 लगा लो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए, आपके लिए बहुत तगड़ा टॉपिक है ये, बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का मतलब है न केवल ये बल्कि ये भी, है ना। न केवल वो इतना सा ही है बल्कि ये भी है वो, ऐसा मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब हिंदी में ये होता है, जैसे कि सेंटेंस आएगा कि राधा इज ए टॉल, राधा इज ए ब्यूटीफुल। तो अब यहां पर राधा, दोनों जगह राधा है, मतलब दोनों जगह सब्जेक्ट सेम है। इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर क्या बनाया कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। बेसिकली 2 तरह से सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। एक, जब सब्जेक्ट सेम हो। ठीक है ना, जैसे यहां पर भी राधा, यहां पर भी राधा, मतलब आपके पास में 2 वाक्य होंगे। फिर सुन लो, आपके पास में 2 सेंटेंस होंगे। उन 2 सेंटेंस में जैसे राधा, यहां पर भाई राधा सब्जेक्ट है, अगला बीच में ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, फिर राधा, अगला भी राधा, वो भी राधा है, दोनों सब्जेक्ट है। एक तो सेम सब्जेक्ट हो और एक है डिफरेंट सब्जेक्ट हो, तो ये दोनों एग्जाम्पल तो सेम सब्जेक्ट के हैं। नेक्स्ट वाले पेज में डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के लूंगा। पहले आप सेम सब्जेक्ट को समझो। ठीक है ना, कि राधा इज टॉल, राधा इज ब्यूटीफुल। राधा हाइट मतलब लंबी भी है और सुंदर भी है, तो राधा इज नॉट ओनली टॉल, राधा न केवल लंबी है बट ऑल्सो, साथ ही लेकिन ये भी वो सुंदर भी है। तो देखो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों लग गया। मतलब राधा इज, उस टॉल की जगह लिखो नॉट ओनली, फिर टॉल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। अब फिर से ये वाली चीज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राधा इज वो एक ही बार यूज होगा, सेम टू सेम चीज 2 बार यूज नहीं करनी, क्योंकि आपको ये पहचानना है कि राधा है क्या। राधा लंबी सुंदर है, तो राधा इज, हेल्पिंग वर्ब तो लिखनी है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद में नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। वेरी इजी। ऐसे ही
कि नेहा विजिटेड दिल्ली और नेहा विजिटेड जयपुर। अब वो नेहा दोनों जगह नेहा ही है, एक बार दिल्ली जा रही है, एक बार जयपुर जा रही है। तो क्या करेंगे कि नेहा विजिटेड, इतना तो सेम लिखना है अपन को। अब कहाँ जो चीज़ रिपीट, ये चीज़ जैसे दिल्ली जा रही है और फिर जयपुर जा रही है, तो इससे पहले नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो जयपुर, नॉट ओनली दिल्ली और बट ऑल्सो जयपुर। वापस नेहा विजिटेड वापस फिर से नहीं लिखना है ना, वेरी इजी। ये कब, जब दोनों तरफ सेम टू सेम सब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो, है ना। जैसे आगे वाला डिफरेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है कि राम गोट ए प्राइज, राम को पुरस्कार मिला, राम को प्राइज मिला। श्याम गोट ए प्राइज, यहाँ पर सब्जेक्ट राम है, यहाँ पर सब्जेक्ट श्याम है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अलग अलग है। तब क्या होगा, तब आपको नॉट ओनली सबसे पहले लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दो जनों को प्राइज मिल रहा है। देखो ये बहुत बड़ा फर्क है, बस एक फर्क समझ में आ जाएगा तो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही जने के बारे में दो बातें हो रही थी, यहाँ पर दो जने आ गए हैं, दो जने एक काम कर रहे हैं, दो जने दो है लेकिन काम एक है। पिछले में क्या था, जना एक है लेकिन उसके काम दो है, समझ में आ गई ना। इससे यहाँ पर दो जने हैं, काम एक है। राम गोटे प्राइज, श्याम गोटे प्राइज, राम को भी प्राइज प्राप्त हो रहा है, श्याम को भी पुरस्कार मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो क्या लिखेंगे कि नॉट ओनली राम, कि न केवल राम को प्राइज मिल रहा है बल्कि साथ ही श्याम को भी प्राप्त हो रहा है। तो इसमें शुरुआत में नॉट ओनली आएगा, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, बाकी एज इट उतार दो गोट ए प्राइज। समझ में आ गई ना, कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, बाकी ये वाली जो चीज कॉमन है दोनों में से, तो कोई से भी एक चीज उतार दो, भले ये उतार दो भले वो उतार दो, दोनों में से कोई एक चीज उतरेगी, सेम ही है, कोई सी मान लो चाहे ये उतर गई होगी या फिर वो उतर गई होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दो बार नहीं लिखना। वैसे ही राम वॉज इन्वाइटेड और हिज ब्रदर वर इन्वाइटेड, है ना, ब्रदर्स, राम को भी बुलाया गया है और राम के भाइयों को, हिज ब्रदर्स वर, ब्रदर्स तो इसलिए वर लगा क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो हिज ब्रदर्स वर इन्वाइटेड। अब यहाँ पर क्या है कि जने तो दो हैं, एक तो राम है एक राम के भाई है, दो सब्जेक्ट हो गए ना। यहाँ पर कर्ता राम है, यहाँ पर कर्ता इन सब्जेक्ट उसके भाई है, लेकिन काम एक ही है, उनको भी इन्वाइट किया जा रहा है, इनको भी इन्वाइट किया जा रहा है। तो क्या आ जाएगा कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, बाकी वर इन्वाइटेड, सेम टू सेम, मतलब ये चीज उतार दो। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर तो यही ध्यान रखना है कि लास्ट वाली चीज आ जाएगी ब्रदर्स वर इन्वाइटेड। यहां पर अगर ब्रदर होता तो वो आ जाता, उसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ये तो थोड़ा कॉमन सेंस भी तो है ना आपको। मैं एक चीज लिखा देता हूं, चलो साथ में यहीं पर एक अलग पेज बनाओ आप, ये जरूरी भी है आपको। ये हेल्पिंग वर्ब्स तो सारी याद है ना, ये डू डज वाली। अब इनमें बहुत बड़ा एक सिस्टम भी है, इज एम आर। मैं एक बार पूरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है ना। इसमें आपके शायद में भी दिक्कत हो तो, लेकिन दिक्कत छोड़ूंगा नहीं मैं, बस आपको एक एक चीज़ समझते हुए चलना है। देखो एक बात बताऊँ, पहले प्रेजेंट की चारों लिखी है मैंने, ये प्रेजेंट की चारों हेल्पिंग वर्ब है। देखो डू का यूज होता है प्लूरल के साथ में, डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट जानते हो ना, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है बहुवचन। और डज का यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एक बार इसको साइड में कहीं लिख लेना ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं वो भी लिख देता हूँ, कहीं वो भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भूल गए हो तो मैं आपको ये बात लिख देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी एक वचन सब्जेक्ट, जिसमें एक वचन हो, एक वचन है ना, वो होते हैं। और एक होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन कर्ता। अलग कलर से देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, शी, किसी का भी नाम और इट, ये सिंगुलर में आ जाते हैं। प्लूरल में आ जाएंगे यू, वी, दे, और आई को भी इसी में शामिल कर दिया जाता है, वैसा आई एम के साथ लगता है। अब मेरी बात समझना, ये चलो आपको बातें समझ में आ गई। अब डू कहाँ लगेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, मतलब यू वी दे होगा तब डू यूज होगा। डज कब, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में। इज कब, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। एम कब, एम ओनली फॉर आई के साथ में लगता है। आर कब, आर लगेगा प्लूरल के साथ में। हैज हो चाहे हैज बीन हो, एक साथ लिख दूँ, दोनों एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। हैज हो चाहे हैज बीन हो, ये लगेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हैव हो चाहे हैव बीन हो, ये लगेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पास्ट की बात करते हैं।
पास्ट में पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, वॉज, वर, ठीक है, हैड और हैड बीन, हो गए पास्ट के चारों टेंस, ठीक है ना। ये भी इनका भी क्या क्या यूज है आपको पता ही होगा कि डिड तो अकेला ही है, मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल, तो डिड तो अकेला ही है, ये तो सबके साथ लग जाएगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल दोनों में डिड आता है। लेकिन वॉज लगता है सिंगुलर के साथ में, वर लगता है प्लूरल के साथ में, हैड दोनों में लग जाएगा। हैड में तो कोई बताना नहीं क्योंकि अकेला है, जब तो अकेला तो सीधी सी बात है, और हैड बीन भी अकेला ही है तो वो भी सिंगुलर दोनों के साथ लग जाएगा। वैसे ही शैल और विल का है, शैल विल में ज़्यादा झंझट नहीं है, शैल और विल, ठीक है, इन दो को और सीख लो। शैल जो होता है वो आपको ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप शैल को आई और वी के साथ यूज करो, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ, बाकी सब में, बाकी सभी के साथ जो है वो आ जाएगा आपका विल। इसको भी साइड में कहीं उतार लेना, ये बड़ी काम की चीज़ है। तो अब आपको इस समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ब्रदर्स थे, ब्रदर्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है भाई, एक भाई थोड़ी है, उसके भाई, बहुत सारे भाई हो सकते हैं, 3 4 5, इसलिए यहाँ पर वर आया, वरना वोज आ जाता। राम अकेला था तो वोज है, टेंस नहीं बदला है, टेंस वही है। टेंस कौन सा है? वोज वर का मतलब है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। बहुत बेसिक बात थी, बता दी मैंने साइड में। तो ये अपना एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बोथ और एंड। बोथ और एंड का कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में? देखो, बोथ का मतलब होता है, बोथ का मतलब दोनों, भाई ये भी दोनों एक साथ, है ना। इसमें भी दो टाइप है, जब सेम सब्जेक्ट हो और जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो। कैसे एग्जाम में सेंटेंस कैसा आएगा? जैसा आएगा कि आई एम ए टीचर, आई एम ए फार्मर। किसान है जो फार्मर भी हो सकता है ना, मतलब कि जो टीचर है, सॉरी, जो टीचर है वो फार्मर भी तो हो सकता है, दिन में पढ़ा के आ जाता है, सुबह शाम अपना खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत काम करता है, ठीक है। तो आई एम ए टीचर, आई एम ए फार्मर, यानी कि एक ही बंदा, दोनों दो सेम सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी आई सेम और यहाँ पर भी आई, मतलब सेम सब्जेक्ट है। यहाँ पर भी नेहा, यहाँ पर भी नेहा इज ब्यूटीफुल एंड, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, नेहा एंड ब्यूटीफुल एंड, एक बार बता देता हूँ यहाँ पर, ये ऐसा करना, नेहा इज ब्यूटीफुल और नेहा इज वाइज, ऐसा था सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, दोनों जगह सब्जेक्ट क्या है? नेहा, मतलब सेम सब्जेक्ट है। तो आई एम ए टीचर, आई एम ए फार्मर, तो अब क्या होगा कि मैं टीचर हूं और मैं ही क्या हूं? किसान हूं, तो दोनों खुद ही है। तो मतलब क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, एक ध्यान रखना, वही सेम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को तो वापस एज इट इज उतारना है आई एम, जैसा उसमें भी उतारा था। बीच में क्या भर देंगे? बोथ। आई एम क्या? बोथ। बोथ का मतलब दोनों, कौन कौन? ए टीचर एंड ए फार्मर, बस। मतलब बोथ और एंड कहां लगेगा कि शुरुआत में सबसे पहले बोथ लगाना है कि आई एम बोथ, मतलब मैं हूं दोनों, क्या क्या हूं? एक तो हूं टीचर एंड एक हूं फार्मर, बस। समझ में आ गई ना? यानी कि आई एम बोथ ए टीचर एंड ए फार्मर, दो चीज है ना, एक तो टीचर हूं एक फार्मर हूं। वैसे ही नेहा इज ब्यूटीफुल और नेहा इज वाइज, दोनों ही सुंदर भी है और वाइज है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो नेहा इज बोथ, नेहा इज बोथ ब्यूटीफुल भी और वाइज भी, बीच में एंड लग गया या बोथ लग गया। तो कितना आसान तरीका है, शुरुआत में बोथ पढ़ना है और जो दो चीज वो हैं उन दोनों को आपस में एंड से जोड़ना है। ये तो था जब सेम सब्जेक्ट हो। अब ऐसा ही जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो, डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या होता है कि सहवाग स्कोर्ड ए सेंचुरी और विराट स्कोर्ड ए सेंचुरी। अब यहां पर दो बंदे हैं, वापस वही चीज है, सब्जेक्ट अलग अलग है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, काम दोनों का सेम है, दोनों ही शतक मार रहे हैं, दोनों सेंचुरी मार रहे हैं। तो क्या लिखेंगे अपन? इसमें बोथ सबसे पहले आएगा, जैसे उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी नॉट ओनली सबसे पहले आया था, फिर बट ऑल्सो आया था ना, वैसे ही बोथ, सहवाग, फिर बीच में एंड विराट, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। बोथ, सहवाग एंड विराट क्या कर रहे हैं? स्कोर्ड ए सेंचुरी, बस। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहां पर बोथ तो शुरू में आ जाएगा कि दोनों, सहवाग और विराट है, दोनों ही सेंचुरी काम कर रहे हैं। वैसे ही राम वॉज राइटिंग ए लेटर और श्याम वॉज राइटिंग ए लेटर, बंदे दो है, काम एक ही करे, दोनों लेटर लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि बोथ राम एंड श्याम, बस। बोथ यहां पर आ गया और एंड यहां पर आ गया, बाकी सेम टू सेम। अब सुनो, अब आओ वापस, अब आओ, जो मैंने अभी पीछे बात लिखवाई थी ना, वो यहां काम आएगी। यहां पर क्या था कि ये तो सिंपल सेंटेंस था कि चलो ठीक है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि वो पास्ट सिंपल टेंस था, स्कोर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्कोर्ड V2, तो वहां पर फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि सिंपल सेंटेंस में पास्ट सिंपल में प्रयोग होता नहीं है डिड का प्रयोग होता है नेगेटिव में, इसलिए वहां पर तो हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं, नेगेटिव होता तो लग जाती। लेकिन यहां पर लग रही है क्या कि बोथ
राम एंड श्याम। अब यहां पर एक्चुअल में वोज था, यहां पर भी वोज था, लेकिन उस टाइम पर वोज था जब राम लेटर लिख रहा था, यहां पर भी श्याम लेटर लिख रहा था तब, क्योंकि राम सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ में वोज लगता है। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया कि बोथ राम एंड श्याम। अब यहां पर ये दो बन गए, मतलब सब्जेक्ट राम एंड श्याम प्लूरल बन गए। भाई एक से दो हो गए ना, इसलिए वोज की जगह वर आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। ध्यान रखें, एक एक चीज लिखिए, मैंने टिप्स, मैं कहता हूं गारंटी है, तन मन से दिमाग को एक जगह रख के अगर पढ़ लोगे इस टॉपिक को, बस सिर्फ मेरे साथ में क्लास लेनी है, फिर दोबारा कभी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक लाइव टेस्ट ले लूंगा, मजा आ जाएगा बस। ठीक है ना, तो समझ में आ गई ना। ये ध्यान, एक एग्जांपल और लिया मैंने आपके लिए कि तनु हैज ए डॉग और मेघना हैज ए डॉग। तनु के पास में भी एक डॉग है और मेघना के पास में भी एक डॉग। हैज का मतलब होना, यहां पर हैज का मतलब होना है, दोनों के पास में क्या है कि डॉग है। तो अब क्या हुआ कि दोनों के पास में सेम चीज है, तो बोथ तनु एंड मेघना, लेकिन अब हैज की जगह हैव आएगा, यहां पर हैव आएगा, क्योंकि अब यहां पर तनु अकेली थी, मेघना अकेली थी, लेकिन अब तनु और मेघना को अपन ने इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करते ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो हैज की जगह हैव आएगा, लेकिन ध्यान रखें टेंस नहीं बदलना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो सब अपन को टेंस नहीं बदलना है, लेकिन टेंस नहीं बदला है, टेंस नहीं बदलना है। टेंस नहीं बदलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यहां पर क्या था वोजवर, वोजवर का मतलब क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वोजवर, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे या तो वोज या वर, टेंस बदलेंगे, टेंस वो का वो ही रहेगा। ध्यान रखें, जैसे यहां पर देखो हैज हैव कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज की जगह हैव लिखा है बस, वो तो सिंगुलर प्लूरल तो हो सकता है, लेकिन टेंस वही रहेगा जिसमें सेंटेंस है। फिट हो गई ना दिमाग में बात। वो तो आपको चार्ट तो याद ही, डू डज इज एम आर, हैज बीन, डिड वॉज वर, हैड बीन, शैल विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब तो याद होनी चाहिए, चार प्रेजेंट के, चार पास्ट के, चार फ्यूचर के, वो तो टिप्स पे होनी चाहिए, वो तो मैंने कहा ना कैखेगड है, वो तो सब जगह काम आएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ये हो गया अपना डिफरेंट सब्जेक्ट वाला। अब हेडिंग लगाओ आइदर और। आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या ये, है ना, या तो ये या फिर ये, ऑप्शन है कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। पहले लेता हूं सेम सब्जेक्ट, रमेश प्लेज फुटबॉल और रमेश, दोनों जगह देखो सेम सब्जेक्ट है, रमेश फुटबॉल खेलता है और रमेश क्रिकेट भी खेलता है, रमेश प्लेज फुटबॉल और रमेश प्लेज क्रिकेट, दोनों काम रमेश ही कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें आइदर और से जोड़ना है, लेकिन रमेश प्लेज फुटबॉल तो भाई या तो फुटबॉल खेल रहा है या फिर क्रिकेट खेल रहा है। तो अब आप एग्जाम में क्या लिखा रहेगा कि आइदर और जोड़िए, तो कैसे जोड़ेंगे कि रमेश प्लेज, शुरुआत सेम सब्जेक्ट में हमेशा पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, ये फिक्स है, मतलब सेम सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, ये फिक्स पढ़ना चल रहा है, आप समझ गए होंगे। और दूसरे वाले में फिर पहले जो शब्द आइदर और, तो आइदर और बट ऑल्सो नॉट ओनली, तो वो पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, ये फर्क है। तो रमेश प्लेज फुटबॉल, रमेश प्लेज क्रिकेट, तो रमेश प्लेज इतना तो आएगा। आइदर का मतलब या तो फुटबॉल और क्रिकेट, है ना। रमेश प्लेज, रमेश खेलता है, आइदर या तो फुटबॉल और या क्रिकेट। समझ में आ गई ना, वेरी इजी। गेट मी कॉफी, गेट मी टी, भाई या तो कॉफी ले ले या टी ले ले, तो गेट मी तो सेम आएगा, गेट मी आइदर कॉफी और टी, बस। तो कितना आसान है, जब सेम सब्जेक्ट हो, इधर भी गेट, इधर भी गेट, इधर भी रमेश, इधर भी रमेश। अब सब्जेक्ट जब चेंज हो, सब्जेक्ट जब चेंज होगा मतलब है, जैसे यहां पर क्या है, ही विल कम, वह आएगा, और शी विल कम, वह भी आएगी। यहां पर मैंने कहा था ना, जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो, जो शब्द भरना है उसको सबसे पहले लगाओ, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाया था, वैसे आइदर फिर सब्जेक्ट ही, फिर और, फिर अगला सब्जेक्ट शी, बाकी एज इट इज विल कम। अब यहां पर देखो, ही और शी विल कम, यहां पर बीच में और है, तो ये मत सोचना कि ही और शी सर दो जुड़ गए ना, फिर तो यहां पर प्लूरल आना चाहिए था, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर बीच में और है। और का मतलब है ये या ये, तो दोनों अलग अलग हैं, वो बीच में एंड होता तो दोनों प्लूरल बन जाते हैं। समझ पा रहे हो ना, लेकिन अभी बीच में एंड नहीं है, वो तो एंड के केस में रखना है।
फिर अगला, रिया हैज़ टेकन माई पेन, साक्षी हैज़ टेकन माई पेन। यहां पर भी देखो, आइदर रिया और साक्षी हैज़ टेकन माई पेन, दोनों अलग अलग है, बीच में और लगा हुआ है, रिया अलग है साक्षी अलग है, तो हैज का हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। यहां पर एंड होता तो हैव आता, क्योंकि फिर वो दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन यहां तो अलग है, रिया और साक्षी, मतलब अलग, और से और का मतलब प्लूरल शो नहीं करता, वो अलग अलग चीज है, ये अलग है ये अलग है, मतलब बीच में और तो लगा हुआ है लेकिन अलग अलग है, सिंगुलर ही कहलाएंगे वो। इस चीज को फिट कर लेना दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट, नाइदर नोर, आइदर और जैसा ही नाइदर नोर, न तो ये न तो ये, है ना, न तो ये नहीं ये, हाँ न तो लिखा होगा ना, न तो ये और नहीं ये। इसमें भी दो टाइप है, एक जब सेम सब्जेक्ट हो, एक जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो। रिया इज नॉट लाफिंग, यहां पर भी रिया सब्जेक्ट है, और शी इज नॉट वीपिंग, अच्छा ये रिया ही है, ये शी रिया के लिए यूज हुआ, ध्यान रखना, इतना कॉमन सेंस तो आप है ना, ये मैं सोच रहा हूँ रिया का रिया होना चाहिए, एक ही बात है वो, भाई रिया लड़की है ना, उसी के लिए कह रहे हैं कि रिया इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग। इसका मतलब इंग्लिश में ये होता है कि रिया नहीं हंस रही है और रिया नहीं रो रही है, दोनों ध्यान रखना, रिया इज नॉट लाफिंग और शी इज नॉट वीपिंग, इसका मतलब रिया के लिए ही शी का यूज हुआ है, इतना तो कॉमन सेंस आप जान गए होंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, रिया इज नीदर, रिया इज तो इतना तो सेम ही, मैंने कहा था ना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही रहनी है, फिर नाइदर बोल दो चाहे नीदर बोल दो, नीदर लाफिंग नॉर वीपिंग, इन दोनों में से किसी एक को भर लो, है ना, चाहे शी इज नॉट और रिया इज नॉट में से रिया आ चुकी तो शी इज नॉट, दोनों सेम टू सेम है तो दोनों में से किसी एक को भरा जाता है, वेरी इजी। वो स्टार्टिंग भर दिया तो इसको दोबारा फिर नहीं भरा जाता। जैसे रमेश डू नॉट प्ले फुटबॉल, रमेश डू नॉट प्ले क्रिकेट, सेम टू सेम सेंटेंस लिए मैंने ताकि इजी पड़े। अब देखो, रमेश डू नॉट प्ले फुटबॉल और रमेश डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, रमेश इज नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, ठीक है ना, मतलब रमेश ना तो फुटबॉल खेलता है और ना ही क्रिकेट खेलता है, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है रमेश डू नॉट प्ले फुटबॉल, रमेश डू नॉट प्ले क्रिकेट, वेरी इजी। अब आप सोचेंगे सर डू नॉट क्यों नहीं आया, तो डू नॉट भी कर लो भले ही, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने डू नॉट की जगह इज क्यों लिखा, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझे आप। एक बात बताऊं मैं आपको कि डू नॉट का मतलब क्या होता है, डू नॉट का मतलब होता है नेगेटिव, भाई नेगेटिव नहीं खेलता है, नेगेटिव मतलब इसमें नोट छुपा हुआ है कि वह नहीं खेलता है, लेकिन जो नाइदर भर दिया अपन, नाइदर का मतलब भी नहीं खेलना होता है, इसलिए यहां पर अब नोट नहीं आ सकता, नोट नहीं आएगा तो फिर सिंपल सेंटेंस में इज का प्रयोग किया जाता है, रमेश इज, रमेश इज, ध्यान रखिए रमेश इज नेदर फुटबॉल और नॉर क्रिकेट, यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि डू डज तो आता नहीं है सिंपल में, क्योंकि डू डज नहीं यूज होना अपने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है, इज, न कि आप ये मत सोचना कि ये इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये नॉर्मल इज मैन वर्ब का काम कर रहा है कि रमेश इज, न कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग नहीं है मैन वर्ब है, रमेश इज नाइदर फुटबॉल और नॉर क्रिकेट, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेना, लॉड नहीं लेना बिल्कुल भी, कि ऐसा जब सेंटेंस हो, डू नॉट हो या डिड नॉट हो, तब अपन ऐसा डिड इज का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रमेश इज नेदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि नाइदर का मतलब नेगेटिव होता है, इसलिए अपन वापस नोट नहीं लगा सकते, जब नाइदर लगा दिया तो उस सेंटेंस में नोट नहीं आ सकता। डिफरेंट सब्जेक्ट हो, ही इज नॉट राइट, यू आर नॉट राइट, यहां पर ही सब्जेक्ट है, यहां पर यू सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट है ना, तो सेम हो जाएगा कि अगर अलग अलग सब्जेक्ट हो, नाइदर जो शब्द भरना है वो सबसे पहले भरो, तो नाइदर, फिर ही नॉर यू, दोनों आगे ही और यू, बाकी एज इट इज आर राइट, ठीक है। अब देखो नोट नहीं भरा, नोट नहीं लगाया मैंने, क्योंकि नोट नाइदर में आ चुका, तो अब वापस से नोट नहीं भरेंगे, क्योंकि नाइदर का मतलब नोट होता है, बस नाइदर नोर में आपको एक्टिव रहना, मैं फिर बता रहा हूं, नोट नहीं आएगा, नोट नहीं आएगा, ये चीज का ध्यान, क्योंकि नाइदर खुद नेगेटिव सेंस में आता है, जो नाइदर है या नीदर जो है, नीदर बोल दो चाहे नाइदर बोल दो, वो नेगेटिव सेंस को शो करता है, तो फिर आप सेंटेंस में नोट जो है वो नहीं लगा सकते, फिर वो गलत हो जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट लूंगा तो फिर झंडे काट देंगे। माई मदर डज नॉट टेक टी, योर मदर डज नॉट टेक टी, तो नाइदर, नाइदर माई मदर नोर, देखो नाइदर और नोर लगा दिया, नाइदर माई मदर नोर योर मदर टेक्स टी, अब यहां पर नोट नहीं लिखा अपन, सिर्फ टेक्स टी आ गया, ठीक है ना, या टेक टी, तो कितना ईजी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपन को बेसिकली ध्यान ये रखना है कि नोट नहीं लगाना है वापस,
बस, और कोई दिक्कत नहीं होगी, वेरी इजी है, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं इधर नॉर में। एंड तो सबसे इजी है, कोई भी दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है एंड, जैसे कि एक सेम सब्जेक्ट वाला एंड भी होता है और एक डिफरेंट सब्जेक्ट में भी एंड जोड़ा जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट वाला, जैसे कि राम इज माई फ्रेंड और श्याम इज माई फ्रेंड, दोनों ही है, राम भी मेरा फ्रेंड है और श्याम भी मेरा फ्रेंड है। तो क्या करेंगे भाई, दोनों सेम टू सेम बात दो बार क्या कहनी है, तो राम एंड श्याम कह दो। देखो राम इज माई फ्रेंड ये चीज और श्याम इज माई फ्रेंड, ये दोनों बातें सेम है। तो अपन एक काम करते हैं, राम बीच में एंड, श्याम बाकी इज की जगह आर लिखा, बाकी वो का हुआ आर माई फ्रेंड। अब आर क्यों आया, वो तो कॉमन सेंस है, क्योंकि राम और श्याम दो बन गए, बीच में एंड लग गया ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया। और प्लूरल बनते टेंस नहीं बदला हमने, टेंस कौन सा है, राम इज माई फ्रेंड, यहां पर राम इज माई फ्रेंड मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रखा है, बस आर किया है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो राम एंड श्याम आर, क्योंकि दो जने हो गए तो आर आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, बीच में एंड लग गया। एंड कहां लगेगा, दो सब्जेक्ट के बीच में। कहां पर लगेगा, दो सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना, दो सब्जेक्ट के बीच में लगेगा बस। कोमल हैज ईटन एन एप्पल, नेहा हैज ईटन एन एप्पल। बस ध्यान रखना, कोमल एंड नेहा जैसे ही जुड़ी दो जनी हो गई, दो होते ही हैज की जगह है हो गया, बस ये ध्यान रखना। बाकी वो का वो ईटन एप्पल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखें, दो सब्जेक्ट के बीच में आएगा। और ये भी ध्यान रखना, जिस सेंटेंस में, जिस भी सेंटेंस में, इस बात को साइड में लिख लेना, जिस भी सेंटेंस में एंड जुड़ेगा, जिस भी सेंटेंस में एंड जुड़ेगा वो प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। और प्लूरल हो जाएगा तो ध्यान रखें, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, इस बात को फिक्स कर लेना, क्योंकि एंड तो कंफर्म जुड़ेगा। और एंड जिसमें भी जोड़ा अपन, क्योंकि दो सब्जेक्ट के बीच में एंड जुड़ेगा, दो सब्जेक्ट के बीच में एंड जुड़ेगा, और दो सब्जेक्ट के बीच में जैसे ही एंड जुड़ेगा वो सब्जेक्ट फिर प्लूरल बन जाएगा। तो ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, प्लूरल ही आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, जो मैंने आपको अलग से भी लिखवा दी। अब थोड़े सेम सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो माई मॉम प्रिपेयर टी, माई मॉम टुक इट विथ मी, है ना, यहां पर भी माई मॉम, यहां पर भी माई मॉम, मतलब क्या है कि सेम सब्जेक्ट है। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, दो सेंटेंस है, आपस में एंड लगाना है। तो माई मॉम प्रिपेयर टी एंड टुक इट विद, मतलब ये माई मॉम जो था, इनमें से किसी एक को अप्लाई कर दो, ऐसा मान लो, ठीक है ना। अगला, रिया वेंट टू स्कूल, शी चेक्ड द क्लासरूम, ये भी सेम टू सेम सब्जेक्ट है। यहां पर भी रिया है, यहां पर भी जो रिया है वो शी जो है वो रिया के लिए यूज हुआ है, ये तो आप समझ चुके होंगे, पहले मैं ले चुका। ध्यान रखें, ये सेम ही सब्जेक्ट माना जाता है। रिया वेंट टू स्कूल, रिया स्कूल जाती है, और शी चेक द क्लासरूम, क्लासरूम चेक करती है, टीचर होगी, तो सीधी सी बात है रिया के लिए शी यूज हुआ है। तो दोनों जगह सेम सब्जेक्ट है। तो रिया वेंट टू स्कूल एंड, इस वापस शी को लिखने की जरूरत नहीं, चेक द क्लासरूम। तो सीधी सी बात है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का जो काम कर रहा है वो एंड कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सेम सब्जेक्ट की बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अपन, टू और टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक्टिव हो जाना, इसको मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें दो बातें हैं, एक सेम सब्जेक्ट और एक डिफरेंट सब्जेक्ट, पूरी बात समझनी है। लेकिन इसमें क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन होगा, या तो कोई ओल्ड मैन या किसी दो के बीच में, पुअर गरीब जैसा भी, कि जैसे कि द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, अब सीधी सी बात वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए ही कुड नॉट वॉक फास्ट। लेकिन इसमें वापस जब हम इसका जो बनाएंगे, जिसमें टू का और टू का यूज करेंगे, उस टाइम पर ये कुड नॉट वाली बात हटानी है। क्या लिखना है कि द ओल्ड मैन वॉज टू वीक। तो ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात यह कि वेरी को हटा दो और वेरी की जगह टू लगा दो। हालांकि ये बातें मैंने सारी लिखी, आगे बता दूंगा। वेरी को हटा के टू लगाना है, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक। उसके बाद में जैसे अगला सेंटेंस शुरू होता है उससे पहले टू लगाना है, बाकी ये चीज हटानी है। कौन सी, वापस ही की तो जरूरत नहीं है, ही कुड नॉट। क्यों, क्योंकि ये वाला जो ही है वो इसी ओल्ड मैन के लिए यूज हुआ है। आप समझो कि द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट, मतलब वो बुजुर्ग है, इसीलिए कमजोर है, इसीलिए चल नहीं पा रहा है ना। तो मतलब ये इसी के लिए सेम सब्जेक्ट है, इसी के लिए यूज हुआ है। ये पूरा का पूरा हट जाएगा और वॉक फास्ट का वॉक फास्ट।
अगला देखो, मिस्टर गुप्ता इज वेरी ओल्ड, ठीक है, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स, तो यहाँ पर क्या करना है, वेरी को हटा के टू लगाना है। नया जैसे ही अगला सेंटेंस शुरू होता हो टू लगा दो, नॉर्मल टू, और ही कैन नॉट ये हट जाएगा, ही कैन नॉट, सीधे चीज आ जाएगी लर्न थिंग्स। लर्न थिंग्स, इसमें वॉक फास्ट, मतलब जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज आएगा। उतना तो जानते होंगे ऑब्जेक्ट कितना है, कि तेज नहीं दौड़ सकता, याद नहीं कर सकता, बस याददाश्त कमजोर है, ये सब चीजें हो जाएगी। ये तो है सेम सब्जेक्ट। अब एक मैंने बात ली है डिफरेंट सब्जेक्ट जब हो, यहां पर ध्यान देना, इट इज वेरी कोल्ड, मतलब आज बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए वी कैन नॉट सिट आउट इन द ओपन, इसलिए हम बाहर नहीं बैठ। अब यहां पर तो इट है सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है वी, अलग अलग सब्जेक्ट है। जब डिफरेंट सब्जेक्ट तो क्या करना है, ये तो कॉमन ही है, वेरी को हटा के टू लगाओ, ठीक है। जैसे नया सेंटेंस शुरू होगा वहां पर ध्यान रखना, वहां पर फोर लगाना है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। तो मैंने ये बात आपके लिख दी है, ये देखो यहां ध्यान रखें। फर्स्ट सेंटेंस में तो वेरी को हटा के टू लगाओ, वेरी को हटा के टू लगाओ, और अगले सेंटेंस को शुरू करते ही आपको नॉर्मल टू लगाना है। ये तो फर्स्ट सेंटेंस में कर लेना है ना। वापस जब अगला सेंटेंस, ये तो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है इस फर्स्ट सेंटेंस की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, मतलब जब सेम सब्जेक्ट हो। लेकिन सेकंड सेंटेंस में, अब ये पूरी बात समझना, मैंने ये जो बात लिखी है, एक बार एक काम करो आप, इसको मैं फिर से समझाता हूं। ये जो चीज है ना, इसको ध्यान से समझना, ये सिर्फ इसके लिए रखो, ये जो पूरी बात है ना, ये है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट, इस बात को पूरी समझना। डिफरेंट सब्जेक्ट में ये बात, ये पूरा का पूरा पेज किसके लिए है, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। सेम सब्जेक्ट के लिए मैं यहां बना दूंगा छोटा सा, ये लो यहां लिख देता हूं सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट में इतने सी में ये बात आ जाएगी, सेम सब्जेक्ट में तो क्या आ जाएगी पहले समझो। सेम सब्जेक्ट में तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि वेरी को हटा के, वेरी की जगह टू लगाना है, सेम सब्जेक्ट में इतना सा काम है। और दूसरा टू कहाँ लगाना है, जब दूसरा वाक्य बोल दो, चाहे दूसरा सेंटेंस बोल दो, दूसरा वाक्य या सेंटेंस स्टार्ट हो, है ना, स्टार्ट हो, वहां नॉर्मल टू लगाना है बस। इसमें तो इतनी सी बात है। और नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव जो है ना उनको हटा देना है, नेगेटिव को हटाना है। नेगेटिव का मतलब जैसे कि कैन नॉट है ना, ये जो भी हो इनको हटाना। ये तो अपने सेम सब्जेक्ट की कहानी है। ये जो कहानी है ना पूरी, ये डिफरेंट सब्जेक्ट में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट में क्या होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट में भी तो दो सेंटेंस होंगे भाई। देखो दो सेंटेंस कौन से, एक तो ये वाला सेंटेंस यहां तक और फिर आगे वाला सेंटेंस। तो इसमें तो दोनों सेंटेंस की मैंने बात बता दी कि पहले में वेरी को हटा के टू लगाना है, दूसरा स्टार्ट करते टू लगाना, बात होगी खत्म। लेकिन जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो उनमें दोनों सेंटेंस में क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान ये रखना है फर्स्ट सेंटेंस में वेरी को हटा के टू लगाना, नो डाउट, चलो ये तो काम हो गया, पहला सेंटेंस का काम पूरा। लेकिन जैसे ही दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, अगर कोई नाउन है तो आपको 4+ नाउन लगाना है। ध्यान रखना शुरुआत में ही, सेकंड सेंटेंस में शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही। बहुत गजब की बात है ये, शुरुआत में। मतलब अगर उसके अंदर कोई नाउन है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जैसे किसी का नाम हो, है ना, कुछ भी, तो उसके पहले 4 लगाना है और नाउन एज इट इज। जैसे ही आओ, इधर आओ, मैं सेंटेंस बताता हूं। जैसे यहां पर क्या है कि यहां पर है वी, नीचे वाला देखो ये रहा, माई ग्रैंड मदर, ये देखो। सेकंड सेंटेंस में क्या है, मेरी दादी जी, मेरी दादी। तो मेरी दादी क्या है, नाउन है, नाउन भाई, किसी का नाम है एक सिंगुलर में ना, तो मेरी दादी, तो मेरी दादी एज इट इज आएगी, मतलब बीच में 4 आ जाएगा, 4+ नाउन। ध्यान रखें 4+ नाउन हो गया है, ये बीच में 4 लग गया। जबकि जो अपने सेम सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें बीच में क्या लगा था, 2 लगा था। ये तो फिक्स है, ये तो पिछले की तरह ही, लेकिन यहां पर जो उसमें 2 लगता था वो यहां पर 4 लग जाएगा। 2 स्मॉल 4, ध्यान रखना है ना, 4 लग जाएगा। जो नॉर्मल 2 है वो यहां आके लगेगा, इतना दूर लगेगा, ठीक है ना, इतना दूर लगे चाहिए वो अपन। लेकिन पहले आप पूरी बात को समझना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4+ नाउन, 4+ नाउन। अब वापस आओ, एक चीज बताइए मैंने, और अगर कोई प्रोनाउन हो तो 4+ प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और दूसरी बात प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन होते हैं ये, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है ना, यू हो गया, ये सब। तो आई का, ये आई तो सब्जेक्टिव केस है जो अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा करते थे ना, आई, माई, मी। तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में,
वी कन्वर्ट हो जाएगा वी और अस में, दे देयर देम में, और यू का तो यू ही रहता है, ठीक है ना। वैसे शी अगर होता तो शी का हो जाएगा हर, है ना, ऐसे ही, और ही का हो जाएगा हिम। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस। अब समझो मेरी बात, यहाँ पर आओ, यहाँ वापस चलते हैं अपन फर्स्ट एंड सेकंड तो मैंने समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नाउन था तो नाउन से पहले 4 प्लस नाउन लग जाएगा। इसमें वेरी को हटा के टू लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पर हमने जैसे ही देखा यहाँ पर तो वी है ना, तो यहाँ पर 4 तो आना ही आना है, 4 तो लगेगा क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, तो 4 प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो प्रोनाउन है वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस आ जाएगा। तो अस, बाकी ये रहा नॉर्मल टू, ये नॉर्मल टू यहाँ पर और इसमें नॉर्मल टू यहाँ पर, मतलब जो नाउन के बाद में आ जाता है, इसके बाद में टू, इसमें इसके बाद में टू, ये ध्यान रखना। जबरदस्त बन गया ना। मतलब क्या है कि जब सेम सब्जेक्ट होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि आपको वहां पर वेरी को हटा के टू लगाओ, और जैसे ही दूसरा सेंटेंस स्टार्ट तुरंत उसके वहीं पर टू लगा दो, बात खत्म। नॉर्मल वाला टू, ये लगाना टू। लेकिन जब डिफरेंट सब्जेक्ट हो तब दोनों सेंटेंस में बीच में 4 लगेगा, एक में तो 4 प्लस नाउन लगेगा और एक में 4 प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। एक में तो 4 प्लस नाउन लगेगा, 4 प्लस नाउन लगेगा, 4 प्लस नाउन लगेगा, 4 प्लस नाउन लगेगा और उसके बाद 2 लगेगा। पूरी कहानी समझ में आ गई। ऐसे ही इसमें 4 प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्लस 2, 4 प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्लस 2, 4 प्लस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्लस 2, मतलब आगे 2। ये ध्यान रखना है, जबरदस्त छपने वाले क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक वाले, ठीक है। और ये पूरी कहानी भी लिख लेना, मैंने पूरे ऑनवर्ड्स में लिख भी दिया है, और ये ऑब्जेक्टिव केस भी जो सिलेक्टेड है ये भी कर लेना, ठीक है। अब आता है सो और दैट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ये थोड़ा टू की तरह ही है ना। तो मैंने इसको थोड़ी पहले कहानी पूरी लिख दी। देखो ये ध्यान रखें कि टू की जगह सो लगाना है, टू दैट लगाना है, मतलब टू जो है टू वहां पर तो सो, और नॉर्मल टू की जगह दैट पक्का लगेगा। ये तो पक्का लगेगा चाहे सुनो, मैंने पक्का लगेगा मतलब क्या हुआ कि चाहे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट सेम हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन है, सेम या नॉट सेम, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मतलब दैट तो कंफर्म लगेगा ही लगेगा। इसके बाद में सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे अभी बता दूंगा। और टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर प्रेजेंट में है, पास्ट में है तो कैन नॉट का कुड नॉट आ जाएगा। बस ये कुछ खास बातें हैं जो अपन को लगानी है। और एक बात मैंने और ये भी लिखी है जो सो और दैट के लिए ही है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सो दैट क्यों लगाएं, तो ध्यान रखें सो और दैट जब भी आपसे अगर लगवाएगा वो, तो सेंटेंस में टू और टू ये दोनों देगा। इनको हटा के ही सो दैट लगाएंगे, दोनों सेम सिमिलर ही होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटेंस के अंदर अपन को टू और टू को हटा के सो दैट लगाना है। देखो ये जो मैंने पूरी सिस्टम बता भी दिया कि टू की जगह सो लगाएंगे, इस टू की जगह दैट लगाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये कंफर्म है कि सेंटेंस में अगर सो दैट लगवाएगा तो टू और टू देगा, उनको हटा के सो दैट लगाना है। और सो दैट क्यों लगाना है, थोड़ी बहुत इनके बारे में डिटेल भी लिख दिए कि सो दैट का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है सो दैट का प्रयोग, जिसमें एक वाक्य यानी सेंटेंस उसकी स्थिति बताता है और दूसरा वाक्य उसका परिणाम बताता है। भाई सो है कि सो तुम पढ़ लो, सो ऐसा हो जाएगा। मतलब सो जो है ना, एक सो तो जो है वो एक स्थिति बताता है कि अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट आ जाएगा अच्छा, मतलब परिणाम बताता है। तो सो एक एडवर्ब है, सो एक क्या है, एडवर्ब है, विशेषण है, लाइक रिजल्ट बताता है ना, जो वेरी या क्वाइट की जगह आता है। वेरी को हटा के इसकी जगह लगाया जाता है, और दैट एक कंजक्शन है जो फुल स्टॉप के स्थान पर आता है। ये मैंने कुछ बातें लिखी है, इनका सेंटेंस में जब यूज करूंगा तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं सेंटेंस में वापस, यहाँ आओ। पहली टाइप और अगला पेज है क्या, अगले में दूसरी टाइप, ठीक है, हो जाएगा उससे काम। सेंटेंस देखो, रमेश इज टू पुअर, रमेश इज टू पुअर टू परचेज ए हाउस। अब देखना यहाँ पर कि रमेश गरीब है, टू पुअर बहुत गरीब है, टू परचेज हाउस घर खरीदने में। तो अब यहां पर जब सो दैट का बनाना है हमें, सो दैट का जब बनाना है तो क्या करेंगे, रमेश का रमेश, इज का इज, लेकिन टू को हटा के सो लगाना है, पुअर का पुअर, और नॉर्मल वाले टू को हटा के दैट लगाना है। मैंने बता दिया था ये कहानी क्या
कि टू को हटा के सो लगाओ, टू को हटा के दैट लगाओ, बिल्कुल नॉर्मल वाले टू को हटा के दैट लगाओ, और इसके बाद में है सोचने वाली बात। अब है यहां तक कोई टेंशन नहीं, यहां तक आप समझ गए कोई टेंशन नहीं, लेकिन अब है टेंशन। कैसे? कि अब वापस उसने क्या कहा कि रमेश इज टू पुअर टू परचेज हाउस। अब सेंटेंस ये तो क्या मिक्स है, हमें इज लाइक दो सेंटेंस बनाने कि रमेश इज सो पुअर दैट, इसलिए, या फिर रमेश बहुत गरीब है कि वह यहां पर ही आएगा। मैंने कहा ना कि प्रोनाउन का ये देखो यहां पर लिखा ये रहा कि इसके बाद सब्जेक्ट के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस। आई का आई, वी का, ऐसा नहीं कि आई का मी नहीं, सब्जेक्टिव केस। इस फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, चाहे फर्स्ट फॉर्म बोल दो, चाहे इसको आप सब्जेक्टिव केस बोल दो। समझ में आ गई क्या? मतलब कि अब वो रमेश लड़का है तो सीधी सी बात है ही आ जाएगा, न कि हिम नहीं, ही। लड़की होती तो शी, और कुछ होता तो आई वी यू, आगे सेंटेंस दे लूंगा उस अकॉर्डिंग आ जाता। ये बात आपको समझनी है। मतलब कि टू को हटा के सो लगाओ, नॉर्मल टू को हटा के दैट लगाओ, फिर यहां पर आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिपेंड करेगा यहां क्या है, उस अकॉर्डिंग रमेश है तो लड़का है तो ही आ जाएगा, ही। और फिर सीधी सी बात है वो गरीब है, पुअर है, तो घर नहीं खरीद सकता, तो कैन नॉट परचेज। कैन नॉट क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट में चल रहा है, तो कैन नॉट। पास्ट में चलता तो कुड नॉट, ध्यान रखना। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि जो अपने टू और टू वाला सेंटेंस बनाया था, पीछे वाला जो बनाया था, उसमें हमने क्या किया था, इससे ये बनाया था, इसमें इससे ये बना रहे हैं, बस इतना सा ही फर्क है ना। उसमें तो कैन नॉट हटा रहे थे, इसमें कैन नॉट जोड़ना है। समझ में आ गई ना? तो ही कैन नॉट, बाकी सेम परचेज हाउस, बस कैन नॉट और जोड़ना है। समझ में आ गई? ये देखो यहां पर मैंने साफ लिखा हुआ है कि इस टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट जोड़ना है, कैन नॉट या कुड नॉट जोड़ना। ये सीक्वेंस है, पहले टू को हटा के सो लगाओ, फिर टू को हटा के दैट लगाओ, इसके बाद सब्जेक्ट के प्रोनाउन की जिस भी जगह आएगा, जो भी आएगा वो आ जाएगा। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग कैन नॉट है तो कैन नॉट, कुड नॉट है तो कुड नॉट। अगर टेंस पास्ट में बस लिख देता हूं, चलो। अगर टेंस पास्ट में है तो कुड नॉट, और प्रेजेंट में है तो आपका कैन नॉट। दैट्स इट, ठीक है ना? आओ इधर एक सेंटेंस और लेते हैं। हर मदर वॉज टू ओल्ड टू रन फास्ट। अब यहां पर क्या है कि हर मदर वॉज, इस टू को हटाओ सो लगाओ, ओल्ड का और नॉर्मल टू को हटाओ दैट लगाओ। अब देखो हर मदर का मतलब महिला है ना, फीमेल है, तो शी आएगा। तो यहां पर ही आया था रमेश के लिए, हर मदर मतलब शी, तो शी आ गया। अब यहां पर वॉज है, वॉज का मतलब पास्ट टेंस है, डू वॉज वर, डिड वॉज वर, हैड और हैड बीन, ये चारों हेल्पिंग वर्ब पास्ट की होती है। तो ये टेंस कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर वाला। तो इसलिए कुड नॉट आएगा, नहीं कि कैन नॉट। वो तो इज एम आर, मतलब प्रेजेंट टेंस का, चाहे चारों में से कोई सा भी हो। प्रेजेंट के लिए कैन नॉट होगा, पास्ट के लिए कुड नॉट होगा। तो शी कुड नॉट रन फास्ट का रन फास्ट। बेहद आसान है, ध्यान से समझना है, ठीक है? एक सेंटेंस और ले लो। द गर्ल्स वर टू टायर्ड टू कुक फूड। तो द गर्ल्स वर, अब देखो यहां पर टू को हटाओ सो लगाओ, टायर्ड इस टू को हटाओ दैट लगाओ। अब यहां पर दे आया, ये जबरदस्त चीज है। दे क्यों आया? वहां पर क्या है? द गर्ल्स। अब यहां पर हम शी नहीं कह सकते, अब यहां पर शी नहीं कह सकते, यह ध्यान रखना, क्योंकि एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां, तो शीज कुछ होता नहीं है ना, एक लड़की के लिए शी। लेकिन अगर ध्यान रखना ही ना बैठे या शी ना बैठे, तो वहां पर दे का प्रयोग करना है। समझ में आ गई? यानी कि जब सब्जेक्ट है ना वो फिक्स नहीं हो, भाई बहुत सारी लड़कियां हो चाहे बहुत सारे लड़के हो, वहां पर हमेशा दे आता है। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, गर्ल्स की वजह से यहां पर दे आया है सब्जेक्ट। अगर एक लड़की होती तो यहां पर शी आ जाता। डेफिनेटली दिमाग फिट हो गया ना? वेरी गुड। बाकी कुड नॉट क्यों आया? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वर है, वॉज वर का मतलब है पास्ट टेंस, तो कुड नॉट, बाकी कुक फूड, है ना? जबरदस्त चीज, धमाका आएगा, धमाका छपेगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, ये सारी बातें लिख लेना बेटे। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एज वेल एज। ये तो वेरी इजी होता है ना? चलो अच्छा, वो मैंने जो भी कहा था उसमें
ये दो टाइप मान लेना। दो टाइप का मतलब एक तो सिंपल और दूसरे टाइप भी देख लेना चाहो तो। वैसे टाइप तो इसमें एक ही है, यहाँ पर दो टाइप की वैसे कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। एक ही तरह मिक्स चीज़ समझ लेना, सारी चीज़ हो जाएगी, तो सारी हो गई। ठीक है, अब हम ले लेते हैं चलो एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब है के साथ साथ या फिर इसके अलावा। जैसे कि आई एम एब्सेंट और वैभव इज एब्सेंट। मैं भी एब्सेंट था, अनुपस्थित था, और वैभव भी एब्सेंट था। तो सीधी सी बात है आई एज वेल एज वैभव। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आई मैं और मेरे साथ में कौन, वैभव। तो आई एज वेल एज वैभव, अलग अलग दो सब्जेक्ट के बीच में आएगा एज वेल एज। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इज एब्सेंट इज एब्सेंट। अगला, राम इज ए लेक्चरर इन फिजिक्स और श्याम इज ए लेक्चरर इन फिजिक्स। तो क्या हो जाएगा, राम राम एज वेल एज श्याम, बाकी सेम टू सेम। इज ए लेक्चरर इन फिजिक्स। ठीक है ना, मतलब कि दो सब्जेक्ट के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में लगाना है आपको एज वेल एज। ठीक है ना, एक आधा और सेंटेंस है क्या, बस दो ही बहुत है, कुछ भी नहीं, सिंपल है। अगला है दो या ऑल दो, एक ही बात है, दोनों लगा दो, दोनों में से जो भी होगा वो सही है। दो या ऑल दो सही है, यद्यपि या हालांकि दोनों का मतलब होता है। राम इज ए पुअर, राम इज ऑनेस्ट। राम गरीब है बट ईमानदार है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लगाना है, ये इसमें सबसे पहले लगेगा, ये ध्यान रखना, सबसे पहले लगेगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, दो राम इज पुअर, कोमा जरूर लगाना, और उसके बाद में फिर से राम लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो कॉमन सेंस हो गया ना अब, क्योंकि सेम टू सेम वापस जब चीज आती है तो राम लड़का है तो ही यूज करना है, ही इज ऑनेस्ट, बीच में कॉमा जरूर लगाना है। राधिका हैज ए कार, शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट। यानी कि ऑल्दो, हालांकि या दो एक ही बात है, हालांकि राधिका के पास में कार है फिर भी पैदल ऑफिस आती है। तो ऑल्दो राधिका हैज ए कार, ऑल्दो पहले आ गया, राधिका हैज ए कार, कोमा शी। अच्छा, इसमें ऑलरेडी शी था, अगर यहाँ पर राधिका होता तो हम शी भरते। ठीक है ना, वैसे शी भरते, चलो इसमें ऑलरेडी शी है। शी गोज टू ऑफिस ऑन फुट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोमा लग गया, शुरुआत में लग गया ऑल्दो। ठीक है ना, तो ये भी कोई क्या पता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आ जाए। एक होता है वाइल। वाइल का मतलब जबकि या के दौरान, जबकि या फिर के दौरान भी होता है। के दौरान मतलब उस दौरान में मैं ये करा था तो वो कर रही थी, या वो फिर वो ही कर रहा था, ऐसे। जैसे कि इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी ये है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि वाइल का जो यूज है ना वो कॉन्टिन्यूस टेंस में ही होता है, लगभग कॉन्टिन्यूस टेंस में 99% मान लीजिए। यहाँ पर देखो रमेश वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो रमेश वॉज प्लेइंग और ही वॉज रीडिंग। रमेश तो खेल रहा था और वह पढ़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर वह का मतलब मैं चाहूँ तो कोई दूसरे का नाम भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं कह दूँ कि रमेश वॉज प्लेइंग और सुरेश लिख देता हूँ, लो। ठीक है, सुरेश। एक बात समझना आप, ये लो सुरेश कर देते हैं। अब समझना आप कि रमेश तो खेल रहा था और सुरेश पढ़ रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा, रमेश वॉज प्लेइंग, अब बीच में जोड़ना है वाइल, बीच में जोड़ना है वाइल। सुरेश वॉज रीडिंग, यानी कि रमेश पढ़ रहा था उस दौरान, जबकि, इसका मतलब जबकि भी होता है, जबकि सुरेश वॉज रीडिंग, बीच में आ जाएगा। राम वेंट आउट, हिज वाइफ वॉज कुकिंग फूड। तो राम वेंट आउट वाइल हिज वाइफ वॉज कुकिंग, बीच में जोड़ना है, बस कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना कि वो टेंस कॉन्टिन्यूस में आएगा। एक होता है यट। यट का मतलब होता है के बावजूद भी। देख लेना, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी शुरुआती वाले सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखना हमें सारी है। इसमें राकेश इज वेरी हेल्दी, ही इज वेरी अनहैप्पी। राकेश बहुत हेल्दी है और वह अनहैप्पी है। तो यहां पर यट का मतलब है के बावजूद भी। राकेश हेल्दी है, उसके बावजूद भी हैप्पी, खुश नहीं रहता, तो कुछ और कारण होगा। तो राकेश इज वेरी हेल्दी यट, कोमा लगा के लगाना यट, बाकी एज इट इज उतारना है। मतलब वाइल और यट तो सेम है, सिर्फ बीच में चेपना है कोमा लगा के। ही हैज स्लेंडर बॉडी, ही कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस। ये तो पतला सा सुगड़ी सा है ना, स्लेंडर बॉडी है, बट ब्लड काफी वजन उठा लेता है, हैवी वजन उठा लेता है। तो ही हैज स्लेंडर बॉडी कोमा यट ही कैन लिफ्ट हैवी बॉक्सेस, कोई दिक्कत नहीं है। ये था कंजक्शन, है ना। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, मजा आ गया होगा। कोई भी चीज में डाउट रहा हो तो ध्यान से समझना, आंखें गड़ो की पढ़ना है।
कोई भी चीज़ अगर कोई आपके मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो फिर से देखो इसी क्लास को, हर चीज़ समझाइए मैंने। आप क्या करते हो, बिड़ते ही थोड़ा समझ के सर समझ में नहीं आया तो फिर पूरा सुन, क्लास को पूरी लो, पूरी क्लास को लोगे, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें इंटरचेंज आपस में चेंज कैसे इंटरकनेक्ट करवाता हूँ, तो वो चीज़ें आपस में लिंक है, इसलिए पूरी क्लास लेनी है। गारंटी है जो भी ये 40-50 मिनट की आपकी क्लास बनी है आज की, 2 नंबर कहीं नहीं जा सकते और इससे ज़्यादा भी आते हैं। दूसरी बात, एक बात और बताऊँ मैं आपको, कंपटीशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कंजक्शन आ रहा है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं घूम फिर के, इसलिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं और यही सिलेक्टेड, यही चीज़ें आ रही है घूम फिर के, इनसे बाहर भी कुछ नहीं आता। सो देट, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, यही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर देखना कैसे लगी क्लास, ज़रूर कमेंट करना, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। तो इंग्लिश ग्रामर अपनी कंप्लीट है, इंग्लिश ग्रामर अपनी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी कोई डाउट हो, कोई सेशन फिर से बनाना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई करनी है, प्लेलिस्ट के अंदर अपन ने सारी टॉपिक ऐड कर रखे हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। पढ़ते जाओ। अब एक विस्तास का वो जो है, सॉरी इंग्लिश का जो है विस्तास ही शायद, उस पर अपन MCQ जो आने वाला है जबरदस्त, उसको भी जरूर देखना, एक बार देखोगे इतने में याद हो जाएगा, ठीक है। तो कंजक्शन अपना कंप्लीट, ओके।